एवरीवन, दिस इज शिखा एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज हम बहुत दिन बाद सीडीपी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका एग्जाम जल्दी होगा, तो उसकी तैयारी के लिए हम शुरू करते हैं अपनी सीटेट की सीरीज, जहां हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 नंबर तक ये जरूर सीटेट में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चिंतन क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और प्रकार आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चिंतन, जिसे इंग्लिश में थिंकिंग कहते हैं, जनरली हम सब थिंकिंग करते हैं, बट एक्चुअल में ये है क्या, इसके प्रकार क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंतन मतलब थिंकिंग क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि एक मानसिक क्रिया, एक मेंटल प्रोसेस है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। ज्ञानात्मक व्यवहार का यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें नॉलेज मिलती है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। यानी कि चिंतन हम करते हैं तो वो शिक्षण में भी चिंतन करते हैं। चिंतन जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का स्मरण करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं, और ये सभी क्रियाएं, मानसिक क्षमताएं जो हैं वो इस चिंतन में शामिल होती हैं और इससे जुड़ी होती हैं। मनुष्य की प्रगति मुख्यतः उसके चिंतन पर आधारित है। यानी हम जिस प्रकार सोचेंगे, जिस तरीके से सोचेंगे, हम वैसे ही बनेंगे। तो मनुष्य की प्रगति जो है वो चिंतन पे डिपेंड करती है, और बिल्कुल सही बात भी है। और वह इसके उपयोग से अपनी कई प्रकार की समस्याओं को हल करता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम चिंतन के माध्यम से ही हल करते हैं। सभी मनुष्यों में सोचने एवं समझने की क्षमता समान नहीं होती है। मतलब सोचने समझने की क्षमता जो है वो सभी में होती है, लेकिन इसका जो रेशियो है वो समान नहीं होता। एक जैसा सब नहीं सोच पाते। किन्हीं में यह क्षमता निम्न, बहुत कम होती है, और किन्हीं में मध्यम या फिर उच्च होती है। मध्यम स्तरीय या उच्च स्तरीय होती है चिंतन की क्षमता। विचारों के आदान प्रदान में व्यक्ति चिंतन का प्रयोग करता है। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं उसमें हम पहले थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पहले हम सोचते हैं, फिर ही हम अपनी बात रखते हैं। अर्थात चिंतन व्यक्ति के ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल स्वरूप है। यानी निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि चिंतन क्या है, व्यक्ति की एक ज्ञानात्मक व्यवहार का एक जटिल स्वरूप है, और चिंतन शक्ति के कारण ही व्यक्ति विज्ञान, तकनीकी तथा अन्य विधाओं का विकास करता है। यानी जो भी आजकल इन्वेंशन होते हैं, हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं वो बिना चिंतन के नहीं कर सकते। यह एक ऐसी बौद्धिक क्षमता है जिसका महत्व व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। यानी कि हम जो भी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हमारी शिक्षा की बात हो, हमारे जीवन जीने की बात हो, हमारी अर्निंग की बात हो, किसी भी चीज़ की बात करें तो चिंतन उसमें ज़रूर शामिल होता है। चिंतन एक बौद्धिक क्षमता है जिसके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, और शिक्षा जगत में भी इसका बहुत विशेष महत्व है, जैसा कि हम जानते हैं। अब आइए जान लेते हैं चिंतन की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो रॉस ने कहा है, चिंतन मानसिक क्रिया का भावनात्मक पक्ष या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो रॉस ने क्या कहा है, ध्यान रखिएगा, ये एक भावनात्मक पक्ष है या फिर मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। गैरेट ने कहा है, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार है। जैसा कि हम चिंतन, अपने मस्तिष्क में चिंतन प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते, ये अव्यक्त है, इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। जिसे सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी इसे हम किसी मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, हम देख सकते हैं, लेकिन हम चिंतन को देख नहीं सकते, बल्कि इसको किस रूप में प्रकट करते हैं, तो हमारे जो विचार हैं, हम जो भी क्रिया करते हैं उससे ये प्रकट होते हैं। मोहसिन ने कहा है, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। आई होप बहुत क्लियर होंगी, डेफिनेशन बहुत ही इजी है। अब हम बात करेंगे चिंतन प्रक्रिया के तत्व, यानी क्या क्या चीजें चिंतन प्रोसेस में होती हैं, कौन कौन से तत्व, एलिमेंट होते हैं। चिंतन के लिए समस्या का उपस्थित होना, हम चिंतन करने के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक होना चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए जिस पर हम सोचें। अगर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है तो हम ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते, तो समस्या का होना जरूरी है।
समस्या के हल के लिए एक दिशा निर्धारित करना, यानी कि जब हमारे पास समस्या होती है फिर हम उसमें एक तरीके से सोचना शुरू करते हैं उसके हल के लिए, उद्देश्यपूर्ण दिशा की ओर अग्रसर होना। उसके बाद हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दिशा की ओर जो है अग्रसर होना होता है, एक सॉल्यूशन को चुनना होता है। प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयोग करना, यानी मान लीजिए हमारे पास कोई समस्या, हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे, त्रुटि भी होगी उसमें और उसके बाद हमें फाइनली एक सॉल्यूशन मिलेगा। व्यक्ति का क्रियाशील होना, अब चिंतन के लिए हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील होना पड़ेगा तभी हम सोच पाएंगे। आंतरिक भाषा का उपस्थित होना, यानी हम एक लैंग्वेज में सोचते हैं, हमारा दिमाग एक लैंग्वेज पर फोकस करता है सोचते समय, तो वो लैंग्वेज आंतरिक भाषा का उपस्थित होना जरूरी है। अब आगे हम बात करेंगे इसके प्रकारों की। चिंतन के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखिए सबसे पहला है प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन। मूर्त यानी कि जो चीज हमें सामने दिखाई देती है। अब जैसे यह चिंतन का बहुत सरल रूप है, सबसे इजी है प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन। इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष बोध या अप्रत्यक्षीकरण ही इस प्रकार के चिंतन का आधार है, यानी जो भी चीज होगी वो हमारे सामने होगी, प्रत्यक्ष होगी। यदि एक बच्चे को सेब दिया जाए तो वह एक क्षण के लिए सोचता है और उसे लेने से इनकार कर देता है, यानी हमने कहा ना कि ये बहुत सरल रूप है चिंतन का। तो इसमें मान लीजिए एक बच्चे को सेब अगर दिया जाता है तो या तो वो हाँ करेगा या एक क्षण में मना कर देता है, यानी कि वो पहले जरा सा एक सेकंड के लिए सोचेगा और तुरंत इनकार कर देगा या हाँ भी कर सकता है, जो भी है। इस समय इसका चिंतन प्रत्यक्ष बोध पर आधारित है, यानी उसने जो सेब देखा है ना, प्रत्यक्ष उसको दिख रहा है, अब जो भी है वो उसको दिख रहा है, अब वो उस दिखने वाली चीज के बारे में सोचेगा और उसके प्रति एक रिएक्शन देगा। वह अपनी पूर्व अनुभूति के आधार पर संवेदना की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रत्यक्ष बोधात्मक में कि जो भी पूर्व अनुभूति होती है उसी के आधार पर हम एक रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, यानी इसमें जो भी समस्या है या जो भी जिस चीज के बारे में हमें चिंतन करना है ये हमारे सामने नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन की भांति इसमें वास्तविक विषयों या क्रियाओं के बोध की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रत्यक्ष बोधात्मक में क्या था, सामान जो है वो हमारी चीज या समस्या सामने होती है, इसमें सामने होने की जरूरत नहीं है। इसमें संप्रत्यय एवं सामान्यीकृत विचारों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी हमारे अंदर उस चीज को लेकर विचार हैं, जो भी समस्या हमारे सामने आई है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी विचार हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। और इसमें विकास में भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह चिंतन प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन से बढ़िया, यानी कि प्रत्यक्ष बोधात्मक से अच्छा ये चिंतन माना जाता है, क्योंकि इससे समझने में सुविधा होती है, यानी इसमें हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादा वर्क करता है और इसमें खोज और आविष्कार की संभावना मिलती है और सहायता मिलती है। अब आगे बात करेंगे विचारात्मक या तार्किक चिंतन, यानी लॉजिकल रीजनिंग या ऊंचे स्तर का चिंतन है। अब लॉजिक लगाना है, हम बिना आधार के हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम तार्किक चिंतन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक उच्च प्रकार का चिंतन होता है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य होता है, यानी कि किसी बात को प्रूव करने के लिए, किसी समस्या का एक तर्कपूर्ण हल देने के लिए जो है इसका एक निश्चित लक्ष्य होगा जिसके बारे में हम सोचेंगे। सरल चिंतन तथा इसमें पहला अंतर तो यानी जो सरल चिंतन है और तार्किक चिंतन है इसको कंपेयर करेंगे तो सरल चिंतन और तार्किक चिंतन में अंतर क्या है कि इसका उद्देश्य सरल समस्याओं की अपेक्षा जटिल समस्याओं को हल करना है। यानी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें क्या है, हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जटिल समस्याओं के बारे में सोचते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। ये इतना इजी या सरल नहीं होता है। दूसरे, इसमें अनुभूतियों को सरलता पूर्वक एक दूसरे के लाभ जोड़ने की अपेक्षा समस्त संबंधित अनुभूतियों का पुनर्गठन करके उनमें से स्थिति का सामना करने के लिए या बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते निकाले जाते हैं। यानी कि इसमें जो हमारे पहले से ही कॉन्सेप्ट बने हुए हैं हम उसका यूज ना करके हम न्यू कॉन्सेप्ट्स को, अपने खुद के नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं,
जितने भी हमारे पुराने विचार हैं, अनुभूतियाँ हैं, उन सबको पुनर्गठित करते हैं, उनको इकट्ठे करते हैं और फिर एक नया रास्ता निकालते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, फिर जाकर के हमारी समस्या का तार्किक चिंतन पूरा होता है। अब नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। इस चिंतन का मुख्य उद्देश्य किसी नई चीज का निर्माण करना है। जैसे इसमें नाम में आ रहा है सृजन, यानी किसी नई चीज को क्रिएट करना, नई चीज को बनाना। तो ये क्या है, किसी नई चीज को बनाने के लिए इस चिंतन का प्रयोग किया जाता है, या वस्तुओं, घटनाओं तथा स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए नए संबंधों की खोज करता है। यानी कोई नई चीज बनानी है तो हमें सभी चीजों की प्रकृति जाननी होगी, तो प्रकृति जान करके, व्याख्या करके ये नए संबंध जोड़ता है और नई खोज करता है। या पूर्व स्थापित नियमों से बाध्य नहीं होता। ये मतलब जो भी पुराने कॉन्सेप्ट हैं, पुराने विचार हैं, पुराने सिद्धांत हैं, ये उसको नहीं मानता, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता, बल्कि नए रास्ते ढूंढता है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही समस्या पैदा करता है, यानी कि कुछ सृजन करना है तो हमारे सामने कई सारी नई समस्याएं आती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक हमें उसका समाधान ढूंढना होता है, समाधान के साधन ढूंढने होते हैं जो खुद में ही नए होते हैं। वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ताओं का चिंतन इसी प्रकार का होता है। तो जैसे वैज्ञानिक है, किसी भी चीज के बारे में खोज करते हैं, तो अगर वो पुराने सिद्धांतों को मानेंगे तो वो नई खोज नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, सृजनात्मक चिंतन करते हैं, नई समस्याएं और उनके नए समाधान को ढूंढते हैं। अब हम बात करेंगे अभिसारी चिंतन। बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अभिसारी और अपसारी ही है सीटेट में। तो अभिसारी चिंतन क्या है, तो इसकी सबसे पहले व्याख्या किसने की थी, तो पॉल गिलफोर्ड ने की थी, या गिलफर्ड भी कहते हैं। तो गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन दिया था। अभिसारी में क्या होता है, मानक प्रश्न का उत्तर देने में किसी सृजनात्मक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे हम कहें, एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम होती है जिसका एक ही आंसर होता है या एक ही समाधान होता है। जैसे बच्चे के सामने वन लाइनर क्वेश्चंस जो रखे जाते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, इनके जो उत्तर होते हैं उसमें अभिसारी चिंतन का ही प्रयोग होता है। यानी एक क्वेश्चन होगा और उसका वन लाइनर, एक सीधा सा आंसर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है और व्यक्ति एक पदानुक्रमिक ढंग से अनुसरण करते हुए चिंतन करता है। यानी एक इसकी स्टेप्स होती हैं, एक के बाद दूसरी ही होगी, दूसरे के बाद तीसरी ही होगी, इसकी एक निश्चित स्टेप्स होती हैं, उसी को फॉलो करता है। वस्तुतः यह चिंतन परंपरागत प्रकार की क्रमबद्ध विचार प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी सरल समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। यानी जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया, आपका नाम क्या है, तो इसका एक ही आंसर होता है ना, कि आपका जो भी नाम होगा आप वही बताएंगे, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, या किसी देश की राजधानी पूछ ली, किसी स्टेट की राजधानी पूछ ली, तो इनका क्या होगा, एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। तो ये किस में आएगा, तो ये अभिसारी चिंतन में आएगा। यानी प्रॉब्लम एक होगी और सॉल्यूशन भी एक ही होगा। इस प्रकार का चिंतन अभिसारी चिंतन होता है। अब हम बात करेंगे अपसारी चिंतन की। अपसारी यानी कि इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो डाइवर्जेंट यानी कि आप समझ रहे हैं, डाइवर्जेंट यानी कि इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम एक होती है और उसके सॉल्यूशन कई सारे होते हैं। यानी समस्या एक होगी और उसके सॉल्यूशन एक से अधिक होते हैं। किसी समस्या के विभिन्न समाधानों या कार्य को करने के विभिन्न प्रयत्नों में से किसी एक उत्तम समाधान या प्रयत्न को चुना जाना अपसारी चिंतन है। यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसमें से जो बेस्ट होगा वो ऑप्शन आपको चुनकर, वो समस्या का हल चुनकर जो बेस्ट हल होगा वही हम चुनते हैं और उसे ही अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन के जस्ट विपरीत होता है, यानी जस्ट उल्टा होता है। उसमें वन लाइनर होता है और इसमें बहुत ब्रॉड वे में, बहुत सब्जेक्टिव होता है। क्योंकि अभिसारी चिंतन में किसी समस्या के समाधान के लिए कुछ निश्चित संख्या में समाधान उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया कि एक क्वेश्चन होगा, उसके आंसर बहुत लिमिटेड होते हैं, एक या दो मुश्किल से। जबकि इस प्रकार के चिंतन में विभिन्न प्रकार के अनेकों समाधान होते हैं। जबकि अपसारी चिंतन में क्या होगा, बहुत सारे समाधान होते हैं जिसमें से हमें बेस्ट चुनना होता है। अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता तथा खुले प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पर
खुले प्रकार के प्रश्न आया है तो मैं बता दूं, एक खुले प्रकार का होता है और दूसरा होता है बंद प्रकार के प्रश्न। तो खुले प्रकार के यानी कि जो एस्से होते हैं जिसमें हम बहुत ब्रॉड वे में चीजें लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, खुले प्रकार के यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और बंद प्रकार के कहते हैं क्लोज एंडेड यानी कि बंद प्रकार के जिनका एक या दो बहुत लिमिटेड आंसर होगा उसे बंद प्रकार के प्रश्न कहते हैं। तो बंद प्रकार के प्रश्न या खुले प्रकार के प्रश्न पूछा जाए या फिर अपसारी अभिसारी पूछा जाए, सारी बात एक ही है। अपसारी अभिसारी पूछा जाए तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। अपसारी क्या है, खुले प्रकार का प्रश्न, और अभिसारी क्या है, बंद प्रकार के प्रश्न। आई होप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट बचा है क्रांतिक चिंतन। तो क्रांतिक चिंतन क्या है, इसमें जो विषय वस्तु या विषय होती है या समस्या के समाधान होते हैं, इसमें कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन और पुनर्संरचना सम्मिलित होते हैं। और इसी क्रांतिक चिंतन में ही हम स्वनिर्देशित, स्व अनुशासित और सुनियोजित प्रकार का चिंतन करते हैं, यानी कि हम अपने डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, इसे ही क्रांतिक चिंतन कहा जाता है। तो आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फॉलो करें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।